मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव के कार्यालय में। और आज यहाँ पर पहुँचे हैं शंभू प्रसाद पोखरियाल, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। वजह जानते हैं क्यों पहुँचे हैं, और उनसे कई सवाल भी हमारे होंगे। खबर 7 के लाइव पर बहुत इस्तकबाल है आपका। पोखरियाल जी, आज आप हल्द्वानी पहुँचे हैं और सब जगह का दौरा भी आप कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करते हुए और आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए आज मैं हल्द्वानी में हूँ। हल्द्वानी में मेरा आज कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार और अपने व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करते हुए जो घर में दुखद घटना घटी, हमारे जो प्रमुख महासचिव हैं शोएब जी, उनके छोटे भाई की पत्नी की डेथ हो गई थी, और मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और पूरी उत्तराखंड समाजवादी पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है, इसलिए मैं आज हल्द्वानी में आया। तो पोखरियाल जी, मेरे ख्याल से दौरा तो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में ही आपका चल रहा है। हाँ, मैं पूरे उत्तराखंड में मेरा दौरा चल रहा है। मैं लगभग 11 नवंबर से लगातार मैं टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और जोशीमठ होते हुए मैं बद्रीनाथ तक गया। उसके बाद जोशीमठ की जो घटना है, जो आपदा है, बहुत ही दुखद है। भगवान बद्री विशाल जोशीमठ की रक्षा करे। और जोशीमठ से ऊपर जो गांव है, मलारी है, हेलंग है, वहाँ कोई सहायता सरकार द्वारा कोई पहुँचाई नहीं जा रही है, और शहर का भी बुरा हाल है। दूसरी घटना हल्द्वानी की है। हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा है, जो 100 साल पुरानी जगह है, जहाँ लोग रह रहे हैं अपने घरों में, 2007 से लेकर 2016-2022 में लगातार सरकारों ने वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ उनको तोड़ दिया जाए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। हाई कोर्ट का, सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगाया उस पर, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए जी। और इसमें हमारे जो साथी हैं शोएब जी, हमारे प्रमुख महासचिव जी, पूरी उत्तराखंड की हमारी समाजवादी पार्टी पूरी उन लोगों के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और उनके घरों को जो है कैसे बचाया जाए, इस प्रयास में पूरे तन मन धन से समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ आए थे, और हम लोग पूरी तरह से हमारे आस्था उन लोगों के साथ है, उन परिवारों के साथ है। अच्छा सर, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हल्द्वानी आए थे, लेकिन शोएब अहमद साहब के वहाँ गमी में नहीं पहुँच सके। हाँ, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। और मैं अभी 24 तारीख को लखनऊ में था, इसी सिलसिले में मैं गया था कि आप हल्द्वानी गए थे और आप हमारे प्रमुख महासचिव, जहाँ की दुखद घटना थी, शादी में आप गए, वो अच्छी बात है, मगर जहाँ मौत हुई है और डेड बॉडी रखी हुई है, तो वो वहाँ नहीं आ पाए। अब वो क्या कारण था, मुझे उन्होंने कोई ऐसा कारण बताया नहीं। वो कह रहे थे मैं अभी 15-20 दिन के अंदर दोबारा शोएब जी के आवास पे जरूर आऊँगा। अच्छा, उन्होंने यहाँ आने की बात करी है? यहाँ उन्होंने कहा कि ये मुझे बताया नहीं, उनको शायद ये बताया गया कि शोएब जी नैनीताल में बैठे हैं, जबकि उनका पूरा रूट था यहाँ आने का। अब वो कैसे रूट चेंज हुआ ये उनको भी नहीं पता। और मेरे को उन्होंने जो आश्वासन दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शोएब के घर पे व्यक्तिगत रूप से 15 से 1 महीने के अंदर में आऊँगा। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह जानकारी थी कि उस दिन वो नैनीताल थे, जबकि उनके घर तो यहाँ पर इतना बड़ा नहीं, किसी ने उनको बताया कि वो अभी है नहीं यहाँ पे जी, क्योंकि अब उनका चल रहा था उस टाइम कार्यक्रम जी, तो उनको भी ये संज्ञान नहीं था। और मैं जो बात मेरे संज्ञान में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो दोबारा आएंगे, अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, और बहुत शोएब जी को अच्छा मानते हैं, पूरा आशीर्वाद भी है। संगठन में कई सालों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनका पूरा आशीर्वाद है। पूरी उत्तराखंड समाजवादी पार्टी शोएब जी के साथ है। मैं अगली बात करूंगा यहाँ पर आपसे। अभी निकाय चुनाव इसी साल पूरे प्रदेश में होना है, तो क्या सपा पूरे प्रदेश में ही चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, पूरे दमखम से लड़ेगी, पूरे अपने जोर लगा के लड़ेगी, और पूरी पार्टी इस पर काम कर रही है।
ठीक है, तो प्रदेश में जो नीतियां हैं आपकी, उनको पहुंचाने के लिए कोई तैयारी की है? संगठन किस तरह से अभी काम कर रहा है? देखिए, संघीय शक्ति सर्वदा, संगठन सर्वोपरि है। और सर्वोपरि कैसे है कि अभी हम धरातल पे काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभियान पे काम कर रहे हैं, लोगों को पार्टी के नीति रीति के बारे में बता रहे हैं। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया है, तो पार्टी के बारे में सबको बता रहे हैं। पहाड़ों में भी चल रहे हैं, तराई में भी चल रहे हैं। तो आने वाला टाइम और पार्टी का बहुत अच्छा भविष्य है, हम जरूर कामयाब होंगे। उत्तराखंड में अभी तक आपका खाता नहीं खुला। सांसद तो यहाँ जरूर बने, लेकिन यहाँ पर आपका विधानसभा में कोई आप खाता नहीं खोल सके हैं आज तक? नहीं, आने वाले। अच्छा, यहाँ इस बार खाता भी खुलेगा और 8 सदस्य विधायक भी होंगे? नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव आएंगे 2024 में। मैं 2027 की बात कर रहा हूँ। 2027? हाँ, कि जरूर हमारे जो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार से हमारे विधायक होंगे। चलिए, जोशीमठ पर हम दोबारा लौटते हैं। बनभूलपुरा और जोशीमठ लगभग एक से ही हैं। यहाँ सरकारों ने बसाया, सभी सरकारों ने, और उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर आते हैं और दूर खड़े होकर तमाम सरकारें तमाशा देखती हैं। जोशीमठ में भी जो NTPCL का वहाँ पर काम चल रहा है, उस पर भी वहाँ के लोग यही इल्जाम लगाते हैं। जोशीमठ की भी लोग सरकार जोशीमठ की भी मदद नहीं कर सकी। मात्र 1.5 लाख रुपये अभी पिछले दिनों बाद जरूर आई है देने की, लेकिन वो मदद नहीं कर सकी। और धीरे धीरे एक खौफ पूरे पहाड़ के अंदर अब चल रहा है लगातार, इसी सरकारी पॉलिसी के चलते। देखिए, पहले जोशीमठ की बात करूंगा। जोशीमठ देखिए, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। जहां आपको 500 लोगों को बसाना चाहिए था, वहां आपने 10 लाख लोग बसा दिए और भारी भरकम वहां पे कंक्रीट का चट्टान बना दिया। उसके बाद आप देखिए, तमाम डैम बना दिए, दुनिया भर के सुरंगें बना दिए। इससे पहले भी मैंने कहा कि जो धार्मिक स्थल है, उनको धार्मिक स्थल ही रहने देना चाहिए, उन्हें आपको पर्यटन में नहीं डालना चाहिए। दूसरा बात आती है हल्द्वानी की, दोनों सेम है। वहाँ तो प्राकृतिक आपदा है, यहाँ इंसानों के द्वारा मानव निर्मित आपदा। हाँ, मानव निर्मित आपदा है। त्राहिमाम है, लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्होंने पूरी जीवन की पूंजी वहाँ लगा दी, आज उसका तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो ईश्वर इनको संज्ञान दे। और माननीय कोर्ट से भी मैं अभी 5 जनवरी को करूंगा कि वो इसमें सही अपना डिसीजन दे और लोगों के घरों को बचाए। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगाया है, अगली 7 फरवरी अभी लगी है और लोगों की धड़कनें तेज हैं। नहीं, मुझे भरोसा है कि ऊपर वाला कोई चमत्कार जरूर करेगा और लोगों की भावनाओं को, उनके दर्द को जरूर कोर्ट के संज्ञान में रखेंगे और इसको बचाया जाए। मतलब पोखरियाल जी और शोएब अहमद साहब खड़े हैं लोगों के साथ जी? आज नहीं, हमेशा खड़े हैं और उनके लिए जो भी हो सकता है वो अच्छा करेंगे और साफ नीयत के साथ करेंगे। और इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और राजनीति किसी के को आगे करके या किसी के मकानों को लेकर या किसी के जज्बातों को लेकर, ये शुरू से एक ही हमने काम करा है, जो काम कर सकते हैं और जो ऊपर वाले ने हमें भेजा, एक जरिए के रूप में भेजा है। और हम कोई ऐसे पॉलिसी और डिसीजन मेकर नहीं है। हम लोग एक रास्ता निकाल सकते हैं, एक जरिया बन के काम कर रहे हैं और एक अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ कोई ऐसा अत्याचार ना हो, कोई उन लोगों के साथ कोई ऐसा भेदभाव ना हो। जो लोग जिस जगह पर काबिज है, अगर वो जगह उनकी है और वो जगह अगर सरकार की है और सरकार की हद में अगर वो लोग वहाँ बैठे हैं, तो वो जगह उनकी है। सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे उनको मालिकाना हक मिल सके। और जो रेलवे अपना हक जता रहा है कि जो जगह नजूल में है और नजूल की जगह में भी रेलवे कहती है हमारी है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरीके से जो अभी वो भी सुप्रीम कोर्ट के को इंटरप्ट करने के बाद जब उन्होंने यहाँ पार्टी बनाया है, जी, तो उस पार्टी बनाने के बाद मैं समझता हूँ जो उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि जितनी भी जमीन राजस्व विभाग की, जो रेलवे कहता है कि 81.7 एकड़ लैंड रेलवे की है, और जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस से हों, चाहे वो नेता यहाँ पर किसी भी दल के हों, जो यहाँ इस एरिया में यहाँ पर मैं समझता हूँ जो राजनीति करते हैं, सभी दल के नेताओं ने हर मंच से एक ही आवाज़ उठाई थी। जब ये सीमांकन हुआ था 2016 में, जो रेलवे ने किया था कि यह सीमांकन बहुत गलत तरीके से किया गया है और जो सरकारी ज़मीनें हैं, नजूल की ज़मीन है, उसको भी अपना हक जता रही है रेलवे। सबकी यही आवाज़ थी। प्रदेश सरकार की तो आंखें नहीं खुली थी। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस तरह हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय ने एक वो पहल की है, और पहल करने के बाद जो यहाँ के जिम्मेदार लोगों को बुला के एक बात रखी थी कि जो बात आप लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि सीमांकन इस तरीके से होना चाहिए जिसमें नजूल भूमि रेलवे में नहीं जानी चाहिए,
तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो जितनी भी ज़मीन नजूल की है, प्रदेश सरकार की है, जो रेलवे की नहीं आती, वो जगह ऐसी नपाई होगी, जो जगह से रेलवे क्लेम करेगी वो जगह रेलवे के पास नहीं जाएगी। वो लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, और उम्मीद है पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस दिशा में हम लड़ रहे हैं उस दिशा में हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। उन गरीबों के घर नहीं टूटेंगे, और जो लोगों को डर और एक भय है, मैं समझता हूँ कि 7 तारीख को जब ये प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से या रेलवे से जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, उसमें जो भी काउंटर करने का मौका मिलेगा, हमारे जो जितने भी पिटिशनर हैं वो अपनी बात रखेंगे सामने कि जिस तरीके से पहले जो ज़मीन रेलवे ने बताई थी वो ज़मीन रेलवे की नहीं है, वो ज़मीन इसमें नजूल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर पोखरियाल जी हैं। पोखरियाल जी, आखिरी सवाल बस यहाँ से आपसे मैं लूँगा। बजट अभी आया है और पेश किया गया है बजट, किस तरह देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, बजट पर ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता, पर इतना कहूँ कि गरीबों का बजट नहीं है, ये अमीरों के लिए बजट आया है। इसमें गरीब का कोई बेनिफिट नहीं है, और उनको देखते हुए ये कोई बजट गरीब की। तो हम लोग बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल। ठेठ पहाड़ी हैं, कई बातें वो पहाड़ी में हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं, और आज वो कुमाऊनी भाषा में भी, गढ़वाली भाषा में भी, दोनों मिक्स करके कई बातें भी यहाँ पर कर रहे थे, और कई उन्होंने मुद्दे उठाए। उन्होंने यहाँ पर जोशीमठ का मामला उठाया, तो हल्द्वानी के बनभूलपुर का भी मामला उठाया। बजट पर भी उन्होंने बात की, और निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की बात की। अगली जो 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसको भी लेकर अभी से उनका टारगेट है, और सन 2024 के लिए भी वो तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे जगह जगह पर चल रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी आज वो स्पेशली आए थे शुएब अहमद के भाई की वाइफ की डेथ के सिलसिले में। उस समय आ नहीं पाए थे, माँ का श्राद्ध था, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव के बारे में भी बताया कि हो सकता है उनका 10-20 दिन में यहाँ पर दौरा हो शुएब अहमद साहब के यहाँ। तो देखेंगे, जब होगा तब बात करेंगे। लेकिन आज हम पोखरियाल जी से बात कर रहे थे, तो आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई